कि पुलिस की नाक के नीचे ये लोग ऐसी घटनाओं को अंजाम देते हैं और 10 दिन में 8 ऐसी घटनाएं। आगे क्या होगा भगवान मालिक है। आज बिल्कुल देखिए, और यही सबसे बड़ा सवाल है और इसके जवाब अभी तक नहीं मिल पा रहे हैं। लेकिन दिल्ली पुलिस का कहना है कि ये दिल्ली के अंदर वर्चस्व की लड़ाई है और ये वर्चस्व आम लोगों का नहीं है, ये गैंगस्टर्स के बीच का वर्चस्व है। चाहे वो नंदू गैंग की बात कर लीजिए, दीपक बॉक्सर गैंग की बात कर लीजिए, लॉरेंस बिश्नोई गैंग की बात कर लीजिए, गोगी गैंग की बात कर लीजिए, नीरज भवानिया गैंग की बात कर लीजिए। पिछले 10 दिनों में जितनी भी वारदात हुई उन सभी वारदातों में इन सभी गैंग्स के नाम है। एक गैंगस्टर दूसरे को एक्सटॉर्शन मनी के लिए कॉल करता है, जैसे ही दूसरे गैंगस्टर को पता लगता है तो वो उसकी शॉप पर, उसके दफ्तर पे फायरिंग करा देता है। तो कहीं ना कहीं सब अपने आप को ऊपर रखने की कोशिश और दिल्ली में अपना वर्चस्व कायम करने की जो कोशिश है वो लगातार की जा रही है। दिल्ली की क्राइम ब्रांच हो, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल हो और डिस्ट्रिक्ट लेवल की पुलिस इस पूरे मामले में छानबीन कर रही है। पुलिस भले ही छानबीन कर रही है, जतिन, दावे जरूर करती हो, लेकिन पुलिस के दावे खोखले हैं क्योंकि लगातार ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जिससे दावों पर सवाल खड़े हो रहे हैं। और आपको मिर्जापुर लिए चलते हैं जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कुछ बोल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की ओर से टिकट देकर के यहां पर प्रत्याशी बनाया गया, तब भी डॉक्टर सुशीला मौर्य यहां पे काम कर रही थी, भाजपा और एनडीए के लिए कार्य कर रही थी। जब भी मैं यहां पर आया, किसी भी चुनाव में, श्रीमती रिंकी कौल के चुनाव में आया हो या फिर लोकसभा चुनाव में, तब भी वे यहां पर थी, काम कर रही थी। और इसलिए बहनों और भाइयों, आज मैं आपसे अपील करने के लिए आया हूं, यही अपील करने के लिए आया हूं। ये नए भारत का नया उत्तर प्रदेश आज जिस दिशा में आगे बढ़ चुका है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। इन 7.5 वर्षों में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश का परसेप्शन बदला है। उत्तर प्रदेश के बारे में लोगों की धारणा बदली है। आज उत्तर प्रदेश के बारे में लोग अच्छा सोचते हैं, अच्छा देखते हैं। लोगों को लगता है उत्तर प्रदेश अब देश की अग्रणी अर्थव्यवस्था के रूप में आगे बढ़ेगा। अब उत्तर प्रदेश का नौजवान पलायन नहीं करेगा। और बहनों और भाइयों, यही कहने के लिए आज मैं आया हूं। आप सोचिए, 1 करोड़ परिवारों को तो वर्तमान में एक डबल इंजन की भाजपा एनडीए की सरकार 12,000 रुपए 1 करोड़ परिवारों को 12,000 सालाना पेंशन की सुविधा उपलब्ध करवा रही है। 12 करोड़ किसानों को, जिसमें 2 करोड़ 62 लाख किसान अकेले यूपी के हैं, इन्हें 6,000 रुपए सालाना प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ प्राप्त हो रहा है। बहनों और भाइयों, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए आप सबकी ताकत के बल पर विकास और विरासत का जो मॉडल खड़ा कर रही है, इसी में आने वाली पीढ़ी का भविष्य उज्जवल बनने वाला है। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी बार बार कह रही है, हम लोग आपसे बार बार कह रहे हैं कि लोकसभा चुनाव के दौरान जो इन्होंने अफवाह फैलाई थी, जिस प्रकार का इन्होंने दुष्प्रचार किया था, उसका पर्दाफाश हो चुका है। चुनाव संपन्न हो गए, मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गए। तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद भी आज भी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा बनाया गया संविधान वैसे ही है। आज भी इसी प्रकार का सम्मान सबको प्राप्त हो रहा है, कहीं आरक्षण समाप्त नहीं हुआ है। और बहनों और भाइयों, जिन्होंने झूठ बोला था कि लोकसभा चुनाव के बाद खटाखट 1 लाख रुपया खाते में आ जाएगा, वह भी नहीं आया है। यह भी आपने इनका एक और झूठ को बेनकाब कर दिया है। और इसीलिए हम कह रहे हैं, बटिए मत, बटना नहीं है, एकजुट होना है। देखो, हरियाणा ने निर्णय ले लिया है,
हरियाणा के बारे में सभी राजनीतिक विशेषज्ञ कहते थे कि इस बार कुछ गड़बड़ लगता है। हम लोग कहते थे गड़बड़ नहीं होगा, सही होगा, 2/3 बहुमत के साथ भाजपा वहां सरकार बनाएगी। और बहनों और भाइयों, हरियाणा में भाजपा की तीसरी बार सरकार बनी है। मोदी जी की नीतियों का लोगों ने वहां पर समर्थन किया है। और मेरी आप सबसे अपील है कि बटिए मत, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे के भाव के साथ हमें भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के प्रत्याशी को विजयी बनाना है। आप सबसे मेरी अपील होगी, 20 नवंबर को चुनाव है। 20 नवंबर के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी, अपना दल, निषाद पार्टी, राजभर पार्टी के संयुक्त प्रत्याशी श्रीमती सुष्मिता मौर्य को कमल चुनाव चिन्ह पर भारी बहुमत से विजयी बना के भेजना है। सभी लोग सहमत हैं? सभी लोग आशीर्वाद देने के लिए सहमत हैं? जहां तक मेरी आवाज जा रही है, पीछे के लोग, अब आप तक भी मेरी आवाज पहुंच रही होगी। सभी लोग सहमत हैं? दोनों हाथ उठा करके अपना आशीर्वाद दीजिए। सहमत हैं? तो फिर मेरे साथ बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम, जय श्री राम। और ब्रेक के बाद देखिए देश दुनिया की 70 बड़ी खबरें 7 मिनट में। क्या झारखंड में हिंदुओं की संख्या तेजी से घर कर रही है? क्या असम में मुस्लिम आबादी तेजी से बढ़ रही है? ऐसे कई सवाल हैं जो चुनाव से पहले छाए हुए थे। अब डेमोग्राफी चेंज वाली लिस्ट में मुंबई का नाम भी जुड़ गया है। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज की रिपोर्ट में दावा किया गया कि मुंबई में 2051 तक डेमोग्राफी चेंज हो जाएगी। TISS की रिपोर्ट के बाद महाराष्ट्र की सियासत में भूचाल आ गया। हर कोई ये जानना चाहता है कि डेमोग्राफी चेंज कैसे हो रही है। 2051 तक मुंबई में हिंदू आबादी सिर्फ 54% रह जाएगी। टाटा इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट में मुंबई की डेमोग्राफी बदलने के पीछे बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। TISS ने बताया कि मुंबई में 1961 तक हिंदू आबादी 88% थी, जबकि मुस्लिम आबादी 68%। लेकिन 2011 तक हिंदू आबादी में 22% की गिरावट दिखी। 2011 तक हिंदू आबादी 66% पहुंच गई है, जबकि मुस्लिम आबादी बढ़कर 21% हो गई। TISS का दावा है कि 2051 तक हिंदू आबादी घटकर 54% पर आ जाएगी, जबकि मुस्लिम आबादी बढ़कर 30% होने का अनुमान है, जो हिंदू समुदाय के लिए चिंता का विषय है। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज ने जो रिसर्च पेपर दिया है वो चौंकाने वाली बात है और बहुत एक गंभीर बात है, क्योंकि ऐसे अगर आंकड़े मुसलमानों के बढ़ते रहे, आज आपने देखा है कि जो ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड है उन्होंने महाविकास आघाड़ी को उनके समर्थन के लिए एक फतवा जाहिर कर दिया है। और यही नहीं,